Hello everyone. So welcome to the civil engineering classes on this channel Civil Friend. तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं ये फर्स्ट क्लास शुरू कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। मतलब सिविल इंजीनियरिंग अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग आपने डिग्री ले ली और आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं और एसएससी जेई हो गया गेट सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर आप अदर ईएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो एस्पिरेंट्स जो भी हैं सभी लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और आप इस वे में, जिस वे में मैं पढ़ाऊँगा ना, सब्जेक्ट इन डेप्थ आपको बेसिक से बेसिक और क्वेश्चन अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवाऊँगा हर सब्जेक्ट में, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और आपके जो एकेडमिक्स चल रहा है अभी इंजीनियरिंग डिग्री का सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो उसमें भी बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। आपका कोर बैकग्राउंड बहुत ही फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा पहले से। तो मैं कहना ही चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर बताऊँगा आप उसको नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके पहले वीडियो आप देख लें जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जैसा सुटेबल लगे आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं अगर बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, अगर मैं आपसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँगा एज अ होल, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहला सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग जो उठाना चाहिए वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उठाना चाहिए, ठीक है। क्यों उठाना चाहिए उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ और अभी समझ में भी आपको आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं सूम, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप देखते भी हो आपके करिकुलम में भी, सेकेंड ईयर में आप जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हो, जब आपका कोर बैकग्राउंड शुरू होता है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको तुरंत मिलता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसका रीज़न है क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट माना गया सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो तो, या फिर आप अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से भी हो, तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है। इसको सबसे पहले प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हैं तो हमें अदर सब्जेक्ट्स में बहुत ही आराम रहती है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस जो भी हैं, इसके कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो उसमें यूज़ आते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये स्ट्रांग नहीं होता है तो हम अटकते हैं फिर उनमें, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि हम तैयारी करना बैठ जाते हैं, बट एक सीक्वेंस में अगर तैयारी करते चीज़ों की तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आगे के लिए हमारे। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकल बेसिक सब्जेक्ट है, तो मैं इसी से शुरुआत करूँगा, मतलब अपनी क्लासेस की। तो आज पहली क्लास मैं स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकल से शुरू करूँगा। तो यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट का नाम एक और नाम से जानते हैं इसको, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, आप कई नामों से इसको जानते हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में मोम बोल रहा हूँ, मोम, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स बोल लो, या फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकल बोल लो, इसको शॉर्ट में मैं सोम बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसी को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी बोलते हैं, डिफॉर्म्ड बॉडीज, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडीज, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मास। ये सारे नाम सब्जेक्ट एक ही है आपका, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी नाम आपको मिलता है तो सब्जेक्ट एक ही बेसिकली है, वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कितने नाम हैं इस सब्जेक्ट के, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो इसमें चैप्टर मैं शुरू करूँगा आज, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका, इसका नेम है टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर, एंड शियर। तो पहला चैप्टर जो है वो टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर है, ठीक है, चैप्टर 1। अब इसमें जो पहली चीज मैं डिस्कस करूंगा, नंबर 1 जो मेरा आज डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। बेसिकली क्या है ये सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मॉम, ठीक है। तो चैप्टर 1 आज स्टार्ट करते हैं, टेंशन, कंप्रेशन एंड आपका शियर। और इसमें जो पहला टॉपिक मैं डिस्कशन करूंगा इस चैप्टर के अंदर वो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। सो आप डेफिनेशन राइट कर लो, मैं राइट कर रहा हूँ, इसको समझा देते हैं। फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ applied mechanics, it is a branch of applied mechanics that deals with the behavior
of solid bodies subjected to various types of loading, various types of लोडिंग। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बेसिकली ये अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है, जो कि डील करती है बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज। कौन सी बॉडीज? यानी बॉडीज इसमें हमारी सॉलिड बॉडीज होंगी, सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग, मतलब सॉलिड बॉडीज होगी, वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग होगी उस पर, तो उस सॉलिड बॉडी के बिहेवियर क्या होगा, यही हमें इस सब्जेक्ट में डील करना होता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हो, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोलते हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी बोलते हो, या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी बोलते हो, ठीक है, डिफॉर्म बॉडीज। अब सॉलिड बॉडीज जो हम इस पूरे सब्जेक्ट में सॉलिड बॉडीज का डिस्कशन करेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर हम सॉलिड बॉडीज लेंगे तो कौन कौन से होंगी वो। तो मैं बार्स का डिस्कशन करूंगा आपसे एग्जांपल्स में, बार्स विद एक्सियल लोड्स, बार्स विद एक्सियल लोड्स। देन हम शाफ्ट्स की बात करेंगे, ये भी सॉलिड बॉडी होती है। शाफ्ट किसमें? शाफ्ट्स इन टॉर्सन, ठीक है। देन हम बीम्स की बात करेंगे, बीम्स का डिस्कशन करेंगे किसमें? बेंडिंग में। देन हम कॉलम्स की बात करेंगे इन कंप्रेशन, कॉलम्स इन कंप्रेशन, ठीक है। तो सॉलिड बॉडीज जो हम इस सब्जेक्ट में लेने वाले हैं, एक्सियल लोड्स में हम बार का डिस्कशन करेंगे, टॉर्शन में हम शाफ्ट का एग्जांपल लेकर डिस्कशन करेंगे, बेंडिंग में हम बीम की बात कर रहे होंगे, और कंप्रेशन में हम कॉलम्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि इट डील्स विद द, इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। सॉलिड बॉडीज हमने बता दिया, बार, शाफ्ट्स, ठीक है, बीम्स और कॉलम्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा? अब कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, वो जरूर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको जानना। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस, टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स and displacements in structures and their components due to the loads on them, due to the loads acting on them, not on them, acting on them। यहाँ पर समझिएगा, तो हमारा सब्जेक्ट का सोम का ऑब्जेक्टिव ये है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का, कि हमें डिटरमाइन करना है क्या? स्ट्रेसेस, स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे डिटरमाइन करना? जो भी स्ट्रक्चर्स हैं और उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू लोड्स, जो भी उन पे एक्ट कर रहा है। यानी जो भी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैंने बोला बार है, या फिर आपकी बीम हो गई, या फिर शाफ्ट हो गई, तो इन पे जो भी लोड लग रहा होगा, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन पे लोड लग रहा होगा, ठीक है। तो उन लोड की वजह से जो भी उन पे स्ट्रेसेस आ रहा होगा, जिस जैसा स्ट्रेन आ रहा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, उन्हीं को डिटरमाइन करना है हमारा। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि हम जो भी लोड्स कैलकुलेट करेंगे, अगर ये हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं अप टू द लोड्स दैट कॉज फेल्योर, तो वो हमारा मैकेनिकल बिहेवियर बता देगा। बट आप ध्यान रखना कि इस सब्जेक्ट में हम मैकेनिकल बिहेवियर वाला डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए हमें डिज़ाइन पार्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें उसमें बहुत सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हुए तब वो प्रोसेस आगे का होता है। हम इसमें सिर्फ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस का मतलब कि हम डिटरमाइन करेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट इतना इतना है, ठीक है। अब कितने पे सेफ है, ये सब करने के लिए हम डिज़ाइन वाले पार्ट में जाते हैं, जो हम, जैसा मैंने बोला ना कि ये बेसिक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जैसे आप डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आरसीसी पढ़ते हो, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो वहाँ पर आप डिज़ाइन करते हो। सिंपल सा मतलब ये है, वहाँ पर
आप फेल्योर के अकॉर्डिंग जिस मैक्सिमम लोड पे फेल्योर होगा उसके हिसाब से आप स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया डिसाइड करते हो कि इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेंबर की इतनी स्ट्रेंथ है, इतना झेल ले जाएगा, इसके बाद ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो वो सब हम डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स में करते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट। अगर ये हमारा क्लियर होगा तो ये डिजाइन वाले सब्जेक्ट में इसी के कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं आगे चल के, तो बहुत ही इजी वे में वो सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इज अ बेसिक सब्जेक्ट इन सो मेनी इंजीनियरिंग फील्ड्स। आप सिविल की मैंने बात की, आप मैकेनिकल में भी ये बेसिक सब्जेक्ट ही माना जाता है, ठीक है, या आप इलेक्ट्रिकल में भी हो तब भी बेसिक सब्जेक्ट की तरह इसको डील कर सकते हो। सॉरी, इलेक्ट्रिकल में नहीं, मैकेनिकल और सिविल में मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में नहीं, सॉरी, मैकेनिकल और सिविल में ये आपका बेसिक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का मैंने दे दिया है, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया है क्या करना है, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो दूसरा टॉपिक मैं डिस्कशन करूंगा वो है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या है नॉर्मल स्ट्रेस? क्योंकि अब मुझे स्ट्रेस डिटरमाइन करना है तो मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन डिटरमाइन करना है, तो इनके बारे में तो पता होना चाहिए कि भैया कौन सी स्ट्रेस होती है, कौन सी स्ट्रेन होती, क्या स्ट्रेन होती। तो इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा जो कि बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल है, प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस। मैं प्रिज्मेटिक बार का एग्जांपल लूंगा जो कि सब्जेक्टेड है एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। अब व्हाट इज प्रिज्मेटिक बार? तो प्रिज्मेटिक बार क्या होती है? प्रिज्मेटिक बार ये होती है, इट इज अ स्ट्रेट मेंबर, it is a straight member having same cross section throughout its length, उसमें क्या करने का ये तो throughout its length। क्या चाहिए उसमें? तो it is a straight member having same cross section throughout its length। तो आपको ध्यान रखना है कि it is a straight structural member, आप स्ट्रक्चरल मेंबर बोल सकते हो, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा बार बनाया है, सपोज दैट मैंने एक ये बार बना लिया है, आपका ध्यान देना इसका। आप देख सकते हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है या स्क्वायर है, तो ये आपका स्ट्रेट मेंबर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। इसकी ये लेंथ है, ठीक है, सपोज दैट एल है, और इसकी लेंथ पे आप देख सकते हो पूरी लेंथ पे क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया ये सेम होगा हर पूरी लेंथ पे। तो इस तरह का अगर बार या कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है तो उसको मैं प्रिज्मेटिक बार बोलूंगा। क्लियर है? तो प्रिज्मेटिक बार क्लियर हो गया होगा आपको। अब व्हाट इज एक्सियल फोर्स? तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स को समझ लेते हैं। एक्सियल फोर्स सिंपली सा मतलब है कि अगर मेंबर की जो भी एक्सिस है, मेंबर की एक्सिस यानी उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लेंथ के अलॉन्ग जो एक्सिस होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ द मेंबर है। तो एक्सिस ऑफ द मेंबर के अलॉन्ग जो भी एक्सिस ऑफ द मेंबर के अलॉन्ग जो भी आपका फोर्स लग रहा होगा, एक्सिस ऑफ द मेंबर यानी जो एक्सिस ऑफ द मेंबर है उसके अलॉन्ग जो भी लोड लग रहा होगा, मान लो ये मैंने पी लोड लगा दिया जो कि पुलिंग फोर्स है, तो ये आपका क्या है, मान लो मेंबर की एक्सिस ये है, मेंबर की एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस, लेंथ के अलॉन्ग जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, एक्सियल फोर्सेस। यानी इट इज द लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस के अलॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा या एक्सिस ऑफ द मेंबर के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सियल फोर्स। तो प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, कुछ इस तरह से कंडीशन है मेरे पास। अब ठीक है, मैंने ये ले लिया है, अब इसको समझते हैं आगे चल के। ये प्रिज्मेटिक बार और एक्सियल फोर्स आप समझ गए होंगे। अब मैं एक एग्जांपल थोड़ा दूसरी तरह का ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ इन चीज़ों को, आप इसको नोट कर सकते होंगे।
प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। आपने रनवे पर एरोप्लेन देखा होगा, एयरप्लेन जो स्पेस क्राफ्ट होता है, ठीक है, ये हमारा रनवे है, ठीक है, और एरोप्लेन इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। आपका एरोप्लेन देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा बट थोड़ा समझने के लिए आप समझ सकते हैं एरोप्लेन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस एरोप्लेन आपका होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये लैंडिंग गियर होते हैं, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, लैंडिंग गियर, जिसको स्ट्रट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे आपने देखा होगा, थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा दे दिया है, इतना ऊंचा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये आपकी 2 बार होती है, ठीक है, ये क्या होती हैं, 2 बार होती हैं, ये आप टेंशन में होती है, ठीक है, और ये कंप्रेशन में होती है। तो आप जब आप कभी भी हवाई यात्रा करना, ठीक है, एरोप्लेन से जाना, तो ध्यान देना जब एरोप्लेन के पास पहुंचना तो आप ये चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर पीछे साइड जो व्हील्स होते हैं, ये लैंडिंग गियर यहाँ पर होता है, ये स्ट्रट की तरह होता है क्योंकि कंप्रेस होता है, तो इसको कंप्रेशन मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर ये आगे की तरफ 2 बार्स होती हैं, 2 बार हैं जो कि टेंशन, ये पुलिंग में होती है तो टेंशन होता है इसमें, तो ये टेंशन में होती है, ठीक है। अब मैं इसी 2 बार को आगे और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और एग्जांपल्स आप ले सकते हो यही एक्सियल फोर्स के। आप ब्रिज ट्रस देखना, ब्रिज कभी देखे हो सिविल इंजीनियरिंग में, रोड पे जा रहे हो, ब्रिज ट्रस देखना, वहाँ पर ट्रस मेंबर होते हैं। या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में और बात करें, कॉलम्स को चेक करना बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सियल लोड्स के एग्जाम्पल हैं, एक्सियल फोर्सेस के, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब मैं इसी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने लिया है एरोप्लेन वाला, इसमें से 2 बार को मैं थोड़ा अलग करके ले रहा हूँ, इसको, इस सेगमेंट को मैं अलग करके अब आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि टेंशन मेंबर है, मैंने 2 बार को अलग कर लिया, ठीक है। ये टेंशन में था, पी लोड लग रहा होगा, पी एक्सियल फोर्स होता है 2 बार में, टेंशन में है तभी टेंशन में है, ये कंडीशन ए हो गई हमारे पास। अब मैंने क्या किया, जब लोड लगाया होगा, जब लोड नहीं लगा होगा इस पर, जो हमारा 2 बार वाला था, इस पर जब लोड नहीं लगा होगा तो कुछ ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है ना, लोड जब नहीं था तब की ये पोजीशन है, ठीक है। मान लो तब ये इसकी जो लेंथ थी, तब इसकी लेंथ थी L, ठीक है, जब इस पे लोड, ये टेंशन एक्सियल फोर्स नहीं लगा था, ये 2 बार को मैंने अलग कर लिया उस एरोप्लेन से जो टेंशन में था, तो उसको मैंने अलग किया है। तो जब मैं फ्री बॉडीज का बना रहा हूँ तो ये टेंशन फोर्स एक्सियल फोर्स लग रहा होगा 2 बार पे, और ये आपका मान लिया मैंने वो कंडीशन है जब इस पे लोड नहीं लग रहा होगा तो कुछ कम होगा ये, क्योंकि खींचा होगा टेंशन की वजह से, बट पहले लोड, जब लोड नहीं होगा तो कुछ कम होगा, तो ये पोजीशन में होगा। अब मैं अगला जाता हूँ, मैंने बोला क्योंकि मुझे ये आपका लोड पी इधर और पी इधर, अब ये लेंथ जो थी L, जब लोड नहीं लगा, जब लोड लगा होगा तो इसकी लेंथ, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट आया होगा, तो मैं मान रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, डेल्टा, डेल्टा का डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोला, ये C है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ द मेंबर के परपेंडिकुलर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया इसी के अंदर, ठीक है, इसको मैंने MN नाम दे दिया। मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया है इसी के अंदर, इस 2 बार के अंदर जो भी मैंने कंसीडर किया है, इसके अंदर मैंने ये क्रॉस सेक्शन MN ले लिया है, ठीक है। अब इसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द मेंबर लिया है, ये एक्सिस ऑफ द मेंबर है और मैंने इसके परपेंडिकुलर सेक्शन लिया है, तो जब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द मेंबर के सेक्शन होगी तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्लियर है।
तो अब यहाँ पर देखना मैंने क्या किया कि ये सेक्शन ले लिया है, तो अब इसको ज़रा सेपरेट आउट करते हैं। लेफ्ट पार्ट को जब मैंने सेपरेट आउट किया, क्यों सेपरेट आउट किया, मैं इसका जो एक्शन है इस पार्ट पे उसको चेक करने के लिए मैंने इसको सेपरेट आउट किया। तो मैं देखूंगा कि इसके राइट हैंड साइड, लेफ्ट को मैंने जब सेपरेट किया, ये हमारा एम एन क्रॉस सेक्शन है, इसको मैंने सेपरेट किया, तो इसका राइट वाले पे क्या एक्शन आ रहा होगा वो जानने के लिए मैंने इसको सेपरेट किया। तो मैंने देखा कि इसके पूरे सरफेस पे, क्योंकि ये P आ रहा है, तो इसकी वजह से इसके पूरे सरफेस पे राइट पे ये क्या दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा। इस P की वजह से इस ये वाला जो मैंने सेक्शन लिया है इसके इस पूरे सरफेस पे, इसकी वजह से इस वाले पे भी पूरे सरफेस पे, अगर इसके दाईं तरफ मैं बात जाऊंगा तो उस पे भी पूरे सरफेस पे ये स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे हर एक पॉइंट पे, ठीक है। इसी का रिजल्टेंट अगर मैं लूंगा तो मैंने बोल दिया कि ये आपका क्या है, P है। मैंने इन जो भी ये एम एन पार्ट पे सारा एक्शन आ रहा है, इस पे एम एन क्रॉस सेक्शन पे जो मैंने लिया है, इसकी वजह से जो इस पे पूरा एक्शन आ रहा है, मैंने उसका रिजल्टेंट बोला कि यहाँ पे P है। तो मैं इस अब स्ट्रेसेस पे आ जाता हूँ कि स्ट्रेसेस हैज, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, स्ट्रेसेस हैज यूनिट्स ऑफ फोर्स पर यूनिट area and is denoted by सिग्मा, ठीक है। तो स्ट्रेसेस जो होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं और इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको समझिएगा। जनरली ऑन अ प्लेन सरफेस, जनरली होता क्या है, on a plane surface, generally on a plane surface, stress may be uniform, stress may be uniform throughout the area, or may vary, in intensity from one point to another, from one point to another। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। जनरली होता क्या है, कोई भी प्लेन सरफेस है तो स्ट्रेस में भी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया, मतलब थ्रू आउट द एरिया स्ट्रेस जो होगी, अगर प्लेन सरफेस है तो यूनिफॉर्म होगी, और मे वेरी, इंटेंसिटी में वेरी कर सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे अगर जाओगे तो इंटेंसिटी में थोड़ा वो वेरी कर सकती है, बट अगर प्लेन सरफेस की बात करूँ मे बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया। नाउ अब हमें यहाँ पर ध्यान देना, मैंने बोला लेट अस अस्यूम ऑन क्रॉस सेक्शन MN, ऑन क्रॉस सेक्शन जो मैंने MN लिया है, stresses acting are uniformly distributed over the area, uniformly distributed over the area, then the resultant of these stresses, of those stresses, must be equal to resultant of those stresses must be equal to किसके, the magnitude of the stress times किसके, the cross sectional area A of the
बार। यहां से मैं बोल सकता हूं दैट इज, मैंने यहां से बोल दिया कि दैट इज P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यहां से आप समझ लेना कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैंने बोला कि स्ट्रेसेस हैव यूनिट्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट्स डिनोटेड बाय सिग्मा। जनरली होता है क्या, ऑन अ प्लेन सरफेस स्ट्रेस में बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वेरी इन इंटेंसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैंने अज्यूम कर लिया है कि ऑन क्रॉस सेक्शन एमएन, जो मैंने ये क्रॉस सेक्शन एमएन लिया था, स्ट्रेसेस एक्टिंग आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। मैंने स्ट्रेसेस जो भी इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एरिया ले लिया। देन जो इन स्ट्रेसेस का रिजल्टेंट है, इस क्रॉस सेक्शन में जितनी भी स्ट्रेसेस है उनका जो रिजल्टेंट है, यानी ये P जो मैंने यहाँ पे इस पे राइट हैंड साइड पे आएगा, उसको मैंने रिजल्टेंट ले लिया। तो ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए किसके, जितने आप इस पे स्ट्रेसेस आ रहे हैं हर एक पॉइंट पे और मल्टीप्लाई होल एरिया, तो सिग्मा इंटू ए वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देन द रिजल्टेंट ऑफ दोज स्ट्रेसेस मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेसेस टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द बार, दैट इज P इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन ए, यानी जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है वो जो भी आपका लोड अप्लाइड है अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है इतना? इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, नीचे का पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है, ये आपकी जो इक्वेशन हमें मिल गई, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये यूज होगी धड़ल्ले से सब्जेक्ट में। तो ये जो इक्वेशन है, इट गिव्स दिस इक्वेशन gives the intensity of uniform stress in an axially loaded prismatic bar, in an axially loaded prismatic bar of arbitrary, मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शनल शेप या एरिया बोल सकते हो, जो भी बोलो, ठीक है। अरे आ रहे, क्या है, अरे आ रहे हैं, आ रहे सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली है स्ट्रेस की, अभी जो एनालिसिस किया स्ट्रेस का, ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस आपको देती है विद कहाँ पे, जहाँ पर एक्सियली लोडेड प्रिज्मेटिक बार होगी, तो उसका यूनिफॉर्म स्ट्रेस निकालने के लिए, इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो चीजें हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए। अब यहाँ पर ये भी मैंने नोट करवा दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर और एक चीज समझने की जरूरत है कि मैंने ये जो सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन ए मैंने बोला, यही आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ फर्दर, आइदर इट मे बी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और इट मे बी टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। या तो ये कॉम्प्रेसिव हो सकता है या ये नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल हो सकता है। कॉम्प्रेसिव का मतलब ये फोर्स यहाँ पर कैसा था, एक्सियली लोडेड था प्रिज्मेटिक बार, बट ये खींच रहा है ना, तो अगर पुलिंग फोर्स है तो उसको टेंशन फोर्स बोलेंगे, एक्सियल टेंसाइल लोड बोलेंगे। तो एक्सियल टेंसाइल लोड है यानी पुलिंग फोर्स है, तो उसकी वजह से कैसी स्ट्रेस जनरेट होगी, नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। और अगर एक्सियली कंप्रेसिव लोड है, मतलब समथिंग लाइक दिस, पुश कर रहा है, यानी अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, समथिंग लाइक दिस, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगी नॉर्मल स्ट्रेस, वो क्या हो जाएगी,
कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह की हो गई, कंप्रेसिव हो सकती है या फिर टेंसाइल हो सकती है। इन जनरल हम टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और कंप्रेसिव को नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया। इन जनरल यहाँ पर जो भी बुक में हम या जो भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट में हम काम करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव डील करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। पी है लोड, तो इसकी यूनिट लोड की मैं न्यूटन बोल दूँ और एरिया में एमएम में लेकर चलूंगा। ठीक है, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या इसी को मेगा पास्कल भी बोलते हो। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई इसकी स्ट्रेस की, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। इसको नोट कर लो आप। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। ये डायग्राम मैंने भी बना दे रखा है, इसका रीजन है ये जो कॉन्सेप्ट अब बताने जा रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा क्यों ये बनाया है। यहाँ पर इतने ये मैंने डायमीटर डी डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, मैं पहले लिख रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इन अ बार if the stress is uniformly distributed except at the end of the bar except at the end of the bar। ठीक है, because at the end of a bar stress distribution depends how the load P is transmitted to the bar okay। It is more likely that the load is transmitted through a पिन ट्रांसमिट होता है या फिर बोल्ट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग, जो कि प्रोड्यूस करता है हाई लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस। कहाँ पर? एंड्स पे स्ट्रेसेस कॉल्ड, इन्हीं को बोलते हैं क्या? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ बार, या इफ यहाँ से हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन अ बार जनरली होता क्या है? द स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द बार। कोई भी बार हो, वहां पर स्ट्रेस जनरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक्सेप्ट द एंड ऑफ द बार। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एट द एंड ऑफ अ बार स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स, जो एंड ऑफ द बार होता है वहां पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है किस पे? हाउ द लोड पी इज ट्रांसमिटेड टू द बार। जो पी लोड है वो किस तरह से ट्रांसमिट किया गया है बार में। और ऐसा अधिकतर पाया गया है, अगर मान लो वहां पे यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, वहां पर भी एंड पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेसेस का हो जाएगा। बट
इट इज मोर लाइकली ये पाया गया है कि लोड ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, या तो बाई थ्रू अ पिन किया जाता है या फिर बोल्ट के थ्रू। तो होता क्या है कि एंड पे हाई लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं, जिनको हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है, इसको एक मतलब हल्का है, बट बहुत लोग आपको ये नहीं बताएंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टील आई बार, ठीक है, स्टील आई बार, यहाँ पर होल होता है, यहाँ पर इसकी विड्थ मैं स्मॉल बी मान लेता हूँ। ठीक है, और ये भी आपकी पी लोड जो ट्रांसमिट होता है वो होल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, पिन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टील आई बार का एग्जांपल है। ठीक है, दिस इज स्टील आई बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये आई है, आप देख सकते हो जो होल है इसको आई बोलते हैं, और ये आपकी स्टील आई बार है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोड यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है होल के थ्रू, सॉरी पिन के थ्रू। ठीक है, पिन इस होल में होती है, तो अब जहाँ ये पिन क्योंकि होल में होती है, यहाँ पर पिन होती होगी, इसके थ्रू लोड ट्रांसमिट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पिन होती है, इसके थ्रू लोड ट्रांसफर किया जाता है, तो पिन और होल के कारण यहाँ का जो स्ट्रेस, हाई लोकलाइज्ड स्ट्रेस जनरेट हो जाती है यहाँ इस एरिया में। ठीक है ना, एंड ऑफ द बार आप देख रहे हो यहाँ पर हाईली लोकलाइज्ड स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। कैसी? हाईली लोकलाइज्ड स्ट्रेस, हाई लोकलाइज्ड स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसी को स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाते हो, मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, तो मतलब अप्रोच हो जाएगा, जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेसेस का होता है वैसा अप्रोच करने लगेगा धीरे धीरे इसके अंदर। बट यहाँ एंड ऑफ द बार पे हाईली लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, इसी को मैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है, आ रहा हूँ बस 5 मिनट, सॉरी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने समझ लिया है तो यहाँ से कुछ नोट पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट के तौर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं जो ये सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए है, ठीक है, may be used with good accuracy at any point within a prismatic bar that is at least as far, यानी मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए का अगर मुझे बेस्ट वे में यूज करना है, यानी गुड एक्यूरेसी के साथ यूज करना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ एट एनी पॉइंट, at any point within a prismatic bar, within a prismatic bar, बार तो मैं prismatic की बात कर रहा हूँ, that is, वो पॉइंट कहाँ पे हो, that is at least as far away from the stress concentration, from the stress concentration, clear है, as the largest lateral dimension of the bar, यानी वहां पर जहां पर लार्जेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द बार होगी, लार्जेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द बार होगी, वहां से जितना दूर हो सके उस पॉइंट पे मैं ये फार्मूले का बेस्ट और वहां पे गुड एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मुझे देगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, यानी ये फार्मूला गुड एक्यूरेसी के साथ यूज होगा कहाँ पे, एट एनी पॉइंट विद इन अ प्रिज्मेटिक बार दैट इज एटलीस्ट एज फॉर अवे फ्रॉम द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ से यहाँ पे मत यूज करो, इसको बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, इससे थोड़ा दूर, मतलब जितना दूर जाओगे उतना बढ़िया देगा, इधर से भी इससे जितना इधर आओगे दूर उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा इस फॉर्मूले से स्ट्रेस। क्लियर है, लार्ज लैटरल डायमेंशन यहाँ पे होगी, वहां पे हमें ये यूज नहीं करना है। ठीक है, यूज नहीं करेंगे मतलब बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, ये गुड रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या निकलता है, ये नोट कर लेगा, नोट नंबर 2। अब यहीं से इन स्टील आई बार अगर मैं बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि स्टील आई बार में मैं कहाँ पे यूज करूँ तो बढ़िया आएगा। इन स्टील आई बार स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एट डिस्टेंसेस बी, बी जो विड्थ है इसकी स्टील बार की, यहाँ पे ये बढ़िया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बढ़िया सा, और ग्रेटर फ्रॉम द इनलार्जमेंट, बी या बी से ज्यादा, मतलब बी से ज्यादा दूर जाओगे, थोड़ा सा और ज्यादा जाओगे तो वहां तक तो बढ़िया है, बट यहाँ एंड पे आओगे तो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। देन अगर मैं प्रिज्मेटिक बार इसकी बात करूँ तो डायमीटर डी तक
या इससे ज़्यादा पे हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। इसमें प्रिज्मेटिक बार में एंड पे इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, प्रिज्मेटिक में तो फिर भी दे देगा, बट इसमें मैं स्टील आई बार पे मेनली फोकस कर रहा हूँ कि बी डिस्टेंस तक आपका ये इससे ग्रेटर बढ़िया रिजल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस करेगा, बट इससे आगे होंगे इन लार्ज एंड मिलेगा, वहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए यहाँ पर होल्ड्स गुड, नॉट होल्ड्स गुड, ठीक है। देन हम फाइनली आते हैं कि ऑफ कोर्स वी इवन व्हेन द स्ट्रेस इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर स्ट्रेस नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए मे स्टिल बी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शन। आप सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए अगर यूनिफॉर्म नहीं भी है तब भी चल जाएगा, ये फॉर्मूला इट इज स्टिल यूजफुल बिकॉज ये क्या है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस हमें क्रॉस सेक्शन देता है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये एवरेज है तो तब भी आपका स्टिल यूजफुल, अगर आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं है तब भी ये फॉर्मूला यूजफुल है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज नॉर्मल स्ट्रेस हमने समझ लिया, अगले लेक्चर में नॉर्मल स्ट्रेन पे चलेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इस वजह से यहीं पे इसको मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ मैं बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आगे बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे आने वाले दिनों में। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।